नमस्कार, खबरदार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गुजरात से। ये बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। हार्दिक पटेल कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के बनाए गए हैं और इस वक्त खुद हमारे साथ कांग्रेस गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल लाइव जुड़ चुके हैं, जिनका हम सीधा रुख करना चाहेंगे। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू किया गया है। हार्दिक, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल यही, तमाम अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 26 साल के हार्दिक पटेल को यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप, और कौन कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां इस वक्त आपके सामने गुजरात में? देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद अदा करता हूं। स्वाभाविक तौर पे जो वर्ड्स का आपने उपयोग किया कि सबको धराहर करके नहीं, मैं बिल्कुल कार्यकर्ता के तौर पे पहले भी काम कर रहा था। मैं धैर्य और धीरज के साथ कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र और संविधान के बचाने की इस मुहिम में जुड़ा था। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी इतनी कम उम्र में दी है, ये साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों को प्रभुत्व दे रही है, नौजवानों को आगे कर रही है। चित्रा जी, आप जानते होंगे कि पिछले कई सालों से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हमारा बिल्कुल प्रयास यही रहेगा कि गुजरात के 6 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, गुजरात की प्राथमिक समस्याओं पर बात करना है। और मुझे भरोसा है कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हम बिल्कुल अच्छी तरह से गुजरात में काम करेंगे। हमारा प्रयास गुजरात के 16,000 गांवों में जाना है और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि बेरोजगारी, किसान, मंदी, मध्यम वर्गीय परिवारों की तकलीफ, शिक्षा और आरोग्य के मुद्दे पर हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं बिल्कुल वादा करता हूं कि उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। 26 साल का नौजवान हूं, छोटी मोटी गलतियां आंदोलन के दौरान हुई होगी, लेकिन अब एक बिल्कुल सामाजिक और राजनीतिक। हार्दिक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल का सियासी सफर भी जरा जान लीजिए। 21 साल की उम्र में एक तरह से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वहीं पटेलों को ओबीसी में शामिल करने की उनकी मांग लगातार रही। 21 साल की उम्र में आंदोलन शुरू किया था और रातों रात वो गुजरात के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। 25 अगस्त 2015 को विशाल रैली कर चर्चा में आए थे, जिसमें भारी तादाद में पाटीदार समुदाय के लोग शामिल हुए थे। 2018 में 19 दिनों का आमरण अनशन किया था हार्दिक पटेल ने। 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का उनकी ओर से गठन किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें, अपनी बहन को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से हार्दिक पटेल नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पटेलों के लिए गुजरात में आरक्षण की मांग उठाई। 6 करोड़ से ज्यादा गुजरातियों की तादाद, जिनमें 1.5 करोड़ के करीब पाटीदार हैं। हार्दिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, नेटवर्क इश्यू था। हार्दिक पटेल, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हार्दिक, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी बोलिए। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए 25 साल से ज्यादा दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर काबिज है। 2022 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2020 में यह जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, लेकिन इतनी मजबूत बीजेपी से 26 साल के हार्दिक कैसे लड़ेंगे? देखो, उम्र बहुत मायने नहीं रखती, विचारधारा और मुद्दा मायने रखता है। गुजरात की जनता के लिए यहाँ के मुद्दे मायने हैं, उम्र मायने नहीं है। और आप एक बात याद रखिएगा कि गुजरात की जनता ने सच्चे और अच्छे नेतृत्व पर पिछले 4 साल से जो भी नौजवान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पंचायत के चुनाव में और 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया था। छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम 10-12 सीट से दूर रह गए, नहीं तो 17 में हम सरकार बना सकते थे। हमारी उम्र गुजरात के नौजवानों को अपने साथ और कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए काबिल है। और मुझे भरोसा है कि गुजरात के 6 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जानते होंगे कि कोरोना महामारी में
आरोग्य के क्षेत्र पर गुजरात कितना पिछड़ा हुआ है वो साबित हो चुका है। तो हमारा मकसद शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, मंदी जैसे मुद्दों पर है। और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्राथमिक सुविधा के नाम पर जो शून्य लगा हुआ है, उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हम सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेंगे गुजरात में, हम समस्या का समाधान की राजनीति करेंगे। हम गुजरात के गांवों तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या क्या है, उन समस्या का समाधान लेकर हम 2022 में आएंगे। हम 30 साल से सरकार में नहीं है। हम मानते हैं कि जनता ने हमें 30 साल तक दूर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जनता भी कमजोर साबित हो चुकी है, लेकिन अब गुजरात की 6 करोड़ जनता सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले दिनों में यानी कि 2022 में हम गुजरात में 120 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। ये आज तक के सामने गुजरात और देश के सामने मेरा वादा है। गुजरात कांग्रेस की टीम बहुत ही मजबूत है। गुजरात कांग्रेस के नेता, सभी नेता बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं और जनता इसीलिए मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हमारे साथ खड़े रहेगी। 1.5 करोड़ तकरीबन पाटीदार हैं। 6 करोड़ अगर गुजरातियों की हम बात करें, जो आंकड़ा इस वक्त मेरे सामने है, पाटीदारों के एक बड़े नेता के तौर पर तो हार्दिक आपने पहचान बना ली। और आप जब रैलियां करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं तो उसमें भारी तादाद में भीड़ भी जुटती है। लेकिन आपको लग रहा है एक सर्वमान्य नेता के तौर पर हार्दिक पटेल की बड़ी पहचान गुजरात में बन पाएगी? मैं सामाजिक तौर पे जरूर उभरा हूं, लेकिन हाल सिर्फ एक समाज नहीं, गुजरात के 6 करोड़ लोगों की मैं बात करता हूं। स्वाभाविक तौर पे जब कोई आदमी आंदोलन के जरिए आता है तो एक समाज की उसकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब दूसरे समाज से हम मिलते हैं तो उनकी समस्या भी हम जानते हैं। आज मेरी लड़ाई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, आज मेरी लड़ाई गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए, सभी समाज और सभी धर्म के लोगों के लिए। और मैं वादा करता हूं, मैं किसी भी पक्षपात या जात पात को छोड़ सभी समाजों को साथ रख के काम करना चाहता हूं। और बिल्कुल सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सभी लोगों के नजर में मैं बिल्कुल ईमानदारी और निडरता से लड़ता आया हूं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आपने जो सवाल किया है कि पाटीदारों की बात, पाटीदारों की लड़ाई एक अलग मुद्दा था, सामाजिक मुद्दा था। आज हम राजनीतिक मुद्दे पर हैं। इस राजनीतिक मुद्दे में सभी समाज और धर्म के लोगों को साथ लेकर हम जाएंगे और आने वाले दिनों में आप खुद ये कहेंगे कि बिल्कुल गुजरात कांग्रेस ने मोदी और अमित शाह जैसे तानाशाह लोगों के सामने ये साबित कर लिया कि गुजरात की जनता अभिमानी, खुमारी और खुददारी के साथ जीती है। छबिल दास मेहता 1994 से 95 तक जो आंकड़ा मेरे सामने है वो मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस पार्टी के गुजरात के। उसके बाद 2022 में अब आपका टारगेट है गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनवाने का। मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अपने आप को सीएम के तौर पर भी हार्दिक पटेल देखने लगे हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अभी से ही पार्टी को कहीं ना कहीं विवाद में रूप में लाना चाहते हैं। अभी 26 साल की उम्र है, मेरा काम है कार्यकर्ता के तौर पर काम करना। और आप देखिए, जो कार्यकारी प्रमुख जरूर है, लेकिन ये कार्यकारी मतलब कार्यकर हूं मैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे गुजरात में काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेगी उस फैसले पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी हाईकमान ने यह फैसला किया कि हार्दिक तुम कार्यकारी अध्यक्ष तौर पे काम करोगे, मुझे वो स्वीकार है। अगर पार्टी नहीं भी करती वो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं धैर्य, धीरज और सिद्धांतों के साथ काम करता हूं। मैं गांधी, नेहरू और गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के विचारधाराओं के साथ निकला हुआ आदमी हूं। तो स्वाभाविक तौर पे 2022 की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपको कहता हूं 2022 में हम सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हार्दिक पटेल आज तक से बातचीत करने के लिए। 2022 आपके सामने है, चुनौतियां आपके सामने कई बड़ी हैं, क्योंकि लोकसभा में भी पूरी की पूरी सीटें गुजरात की अगर बीजेपी लेकर जाती है तो 26 साल के युवा नेता हार्दिक पटेल सबको साथ में लेकर क्या कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनवा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। विकास दुबे अब सिर्फ एक कुख्यात कहानी के तौर पर ही बचा है। जिस गांव में विकास दुबे की दहशत से लोगों की सांसें थम जाती थीं, आज उसी गांव में मुनादी कराई जा रही है कि अब गांव वालों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। विकास दुबे के रिश्ते किन नामचीन लोगों के साथ थे, विकास दुबे के दरबार में कौन पुलिस वाले हाजिरी लगाते थे, इन सब की जांच के लिए अब बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। और इतना ही नहीं, विकास दुबे की काली कमाई पर अब ईडी का शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है। विकास दुबे ने जो पाप की कमाई इकट्ठा की थी वो सब कुछ जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए,
इस गांव की एक एक गली में विकास दुबे के नाम की दहशत बसी हुई थी। एक एक दरों दीवारों पर लिखा था विकास दुबे का खौफ। ऐसा खौफ जहां विकास दुबे की इजाजत के बगैर पत्ते भी नहीं खड़कते थे। उसी बिकरू गांव में विकास दुबे के खात्मे के साथ उसका खौफ भी खत्म किया जा रहा है। कोई समस्या है बताओ आप। पूरे गांव में विकास दुबे की दहशत को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का डेरा जमाया गया है। मुनादी हो रही है कि विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों से जो हथियार छीने थे उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम हो तो बता दे, क्योंकि अब गांव वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिन मकानों पर विकास दुबे इतराता था वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जिन दीवारों के पार देखने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई वो नुमाइश बन गए हैं। जिन घरों को, जमीनों को विकास दुबे ने अपनी दहशत के बल पर हथिया लिया था वो उसके असली मालिकों को वापस की जा रही है। जो सामने रास्ता दिख रहा है ये टूटा हुआ घर पूरा विकास दुबे का है, जहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब लोग, गांव के जो लोग हैं वो अंदर जा करके देखना भी चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह घर बना हुआ था, किस तरह से अपना वो साम्राज्य चलाता था। ये घर जो दिख रहा है ये पहले बंद था घर, इस घर के भीतर अब लोग लौट आए हैं। ऐसे ही इधर जो हिस्सा है उस हिस्से में भी लोग जो रहते थे यहाँ पर वो लौट आए हैं और तमाम लोग जो डर के खौफ के साए में जीते थे अब उन्होंने बात करना शुरू कर दी। हम आपको दिखाते हैं, ये इसके घर से 3 तरफ से रास्ता आता था, उसमें से एक रास्ता ये भी है जो कि बाहर की तरफ जाता है, दूसरे हिस्से की तरफ जाता है। आज हम लोगों के ठीक सामने ही ये जो घर बना हुआ है इस घर में लोग लौट करके आए और उन्होंने पुलिस से इजाजत ली कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि विकास दुबे के रहते वक्त यहाँ पर रहने की भी उसकी मनाही थी। विकास दुबे की दहशत के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब खुलना शुरू हुआ है अपराधी के गुप्त खजाने का राज। प्रवर्तन निदेशालय गैंगस्टर की जुटाई हुई काली कमाई से पर्दे उठाने में लग गया है। विकास दुबे के मामले में यूपी एसटीएफ के बाद अब जांच एजेंसियों का भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल को चिट्ठी लिखकर विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम वो दस्तावेज मांगे हैं जिससे पता चलता हो कि उसके पास क्या क्या संपत्ति थी, उसके रिश्तेदारों के पास, उसके जानने वालों के पास और बेनामी संपत्ति। दरअसल जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि विकास दुबे की विदेश में भी प्रॉपर्टी है और तमाम ऐसे जो पैसे हैं जो कि दूसरों के पास मौजूद हैं। यूपी पुलिस से ईडी ने विकास, उसके परिवार और करीबी सदस्यों की जानकारी मांगी है। ईडी ने विकास को बरसों बरस बचाने वाले लोगों की लिस्ट भी मांगी है। ईडी ने विकास दुबे के गुनाहों की मौजूदा जानकारी भी मांगी है। विकास दुबे ने कम समय में अपनी दहशत के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया था। उसके डर का आलम यह था कि वो दबंगई से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेता था। दहशत का आलम यह था कि किसी की आवाज तक नहीं निकलती थी। अब तक की जांच में जो बात मालूम हुई है उसके हिसाब से विकास दुबे की संपत्ति लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक फैली हुई थी। अपने फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया था। नोटबंदी से पहले विकास दुबे ने करीब 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी को 2% सूद पर लगाया था। नोटबंदी के दौरान विकास दुबे ने करीब 50 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के कृष्णा नगर में ये विकास दुबे का मकान है। इसके अलावा एक और ऐसा ही बड़ा मकान लखनऊ में विकास दुबे का है। इसी इलाके में उसके भाई की भी बड़ी संपत्ति है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े मकानों के अलावा लखनऊ में उसकी अचल प्रॉपर्टी भी है, यानी कई जमीनें भी हैं। इसके अलावा विकास दुबे के कानपुर में बहुत ही व्यापारिक संबंध रहे हैं लोगों से और बहुत ज्यादा उसने पैसे बनाए हैं। पुलिस की जांच में इस घर को अवैध माना गया है। बकायदा इस पर सरकार ने पोस्टर भी चिपका रखे हैं सरकार की तरफ से कि इस घर के बारे में पूरी जानकारी दें, इसके घर के नक्शे को सामने रखा जाए। लेकिन वो किस कदर अपने घर को लेकर के वो पर्टिकुलर रहा है, इसमें 5
सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाहर में जितनी दूर आप देख रहे हैं, इसमें 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि वो सब चीज़ों पर, यहाँ आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख सके। फिलहाल ये मकान सील किया हुआ है, एलडीए ने इसे सील कर दिया है क्योंकि इस मकान को भी कहीं ना कहीं अवैध माना जा रहा है और इसके नक्शे के बारे में कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर के अवैध संपत्तियों का कारोबार, खनन का कारोबार, नगदी और सूद का कारोबार और इसके साथ साथ अपराध जगत में भी उतनी ही पैठ अब पुलिस के साथ साथ ईडी की भी तमाम चीजों पर नजर है। खबर यह भी मिल रही है कि सूद का पैसा उठाने के अलावा विकास दुबे विदेशों में अपनी काली कमाई छिपाता था। पैसे को लेकर के वो विदेशों तक में इन्वेस्ट करता रहा है। ईडी जांच करने जा रही है। उस पूरे मामले की बकायदा उसकी चिट्ठी भी आ चुकी है और ईडी को जो जानकारी मिल रही है, अगर हम बात करें उससे संबंधों की, तो कल से जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें यह भी पता चला है कि दुबई से लेकर के थाईलैंड तक में इसकी संपत्तियां हैं। बेटा विदेश में पढ़ता है और कानपुर के बड़े व्यापारियों के साथ भी इसके संबंध हैं। यूपी पुलिस भी ईडी को हर तरह की मदद देने को तैयार है। उनको जो भी सहायता उनको चाहिए हम अवश्य देंगे। जो उनको अगर जो भी सूचनाएं अगर हमसे उनको कुछ चाहिए तो अगर हमसे मांगते हैं हम अवश्य देंगे। वो भी एक सरकारी संस्था है। समझना बहुत आसान है कि राजनीति के सफेद पोशों की शह में रहकर विकास दुबे ने अपने अपराध की जो दुनिया बनाई थी उसे जमींदोज किया जाएगा। पहले भी पुलिस ने उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया था, गाड़ियों को कचरा बना दिया गया था, मगर अब शुरू हुआ उस काली कमाई को जब्त करने का सिलसिला जो विकास दुबे ने अपनी दहशत के दम पर इकट्ठी की थी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। एक तरफ विकास दुबे की काली कमाई को जब्त करने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस विकास दुबे के उन साथियों की तलाश में जी जान से जुटी हुई है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। विकास दुबे और उसके गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों को मारकर यूपी पुलिस को दर्द दिया है। उसका बदला लेने के लिए पूरा का पूरा पुलिस महकमा बेताब है। धीरे धीरे उनके नजदीक आ रहा है। आज की तारीख में ये तीनों इस दुनिया में नहीं। तीनों को उनके गुनाह की सजा मिली है। तीनों पुलिस एनकाउंटर में बेमौत मारे गए, मगर इनकी मौत का किसी को रत्ती भर भी अफसोस नहीं। जो संस्थाएं हैं जिसके प्रति पुलिस आंसरेबल है उनको हम पूरी जवाबदेही के साथ जवाब देंगे और मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं मुठभेड़ के मामले में, उन सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। 2 जुलाई को विकास दुबे ने अपने इन्हीं गुर्गों के साथ पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ हमला किया था। जिस वक्त पुलिस पर हमला किया गया उस वक्त पुलिस टीम में सबसे आगे बिठूर थाने के इंचार्ज कौशलेंद्र सिंह अपने 4 पुलिसकर्मियों के साथ थे। गोलीबारी में कौशलेंद्र सिंह को गोली लगी और उनके 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हम लोग इसी चीज़ पे गए हुए थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ से 200-250 मीटर पहले हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी और जो भी कुछ हुआ वो सब चीज़ें हमारी बिल्कुल मतलब हम लोग मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वहाँ जो भी चूँकि हम लोग जेसीबी को पहले क्रॉस कर गए, चूँकि सबसे आगे चौकी इंचार्ज अनूप और उसके बाद में फिर मैं और मेरी टीम थी। तो इसी वजह से क्या है ना, चूँकि मेन जो है सबसे पहला अटैक जो है हमारे ऊपर ही हुआ, तो उस अटैक की वजह से ही जो है हमें 4 लोगों की सहायता देनी पड़ी। वो मंजर याद करके भी पुलिसकर्मी सिहर उठते हैं क्योंकि उनके सामने एक दुर्दांत अपराधी था जो पुलिसकर्मियों के सीने में सुराख कर रहा था। अब जबकि विकास दुबे मारा गया तो पुलिसकर्मी चैन की सांस ले रहे हैं। उसने जो नरसंहार वहाँ किया था तो उसका अंजाम भी यही होना ही चाहिए था। ये मेरी ये नहीं, मुझे लगता है शायद जो भी जिनके अंदर ह्यूमनिटी है तो वो सब लोग यही चाहते थे कि होना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि यदि कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से निकल कर भागेगा तो उसके साथ में यही अंजाम होगा। जैसा विकास दुबे था वैसा ही उसके गैंग के लोग थे। तभी तो पुलिसकर्मी चाहते हैं कि जो अंजाम विकास दुबे का हुआ वही अंजाम उसके साथियों का भी होना चाहिए। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस तरह का इंसिडेंस वहाँ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि उस टीम का मतलब उनके विकास दुबे की टीम के कोई व्यक्ति रहम का पात्र है।
यूपी पुलिस को जो दाग और जो दर्द विकास दुबे ने दिए, उसकी तड़प पुलिस के हर अधिकारी में देखी जा रही है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो अन्य अभियुक्त हैं, जो बचे हैं, उनको हम कैसे गिरफ्तार करें और कैसे हम जल्द से जल्द एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करें और जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक करा के और अभियुक्तों को सजा दिलाएं। लगातार हमारी टीमें लगी हैं कि जो बचे हुए मुल्जिमान हैं उनको हम अकाउंट फॉर करें और लगभग अभी 12 ऐसे अभियुक्त हैं जो भागे हुए हैं। यूपी पुलिस बहुत तेजी से अपने मिशन में जुटी हुई है। यूपी पुलिस ने विकास गैंग के 21 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। 21 में से विकास समेत 6 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए गए और 12 लोगों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। विकास दुबे का एक गुर्गा अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार हुआ है। गुड्डन के साथ उसका ड्राइवर सुशील तिवारी भी गिरफ्तार किया गया है। ATS Maharashtra had received information regarding one accused on the run and has come to Mumbai Thane area looking for a hideout. ATS Maharashtra has apprehended this wanted accused Guddhan Trivedi today along with his driver from Polchet Thane area. Uttar Pradesh police is being informed about the same. समझा जा सकता है कि विकास दुबे के गैंग के एक एक आदमी को पाताल से भी खींचकर गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके छिपने की हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। पुलिस की जांच भी लगातार जारी है। पुलिस ने विकास दुबे के विदेश से लौटे बेटे से भी पूछताछ की है। कह सकते हैं कि विकास दुबे के साथियों पर उसका किया गुनाह काल की तरह मंडरा रहा है। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत पहले ही आज तक पर साफ साफ कह दिया था कि अपराधियों का कैसा अंजाम होना चाहिए। 21वीं सदी में इतनी एनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है। मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए। आज नहीं तो कल विकास दुबे गैंग के हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाना तय है। अब देखना यह है कि एक्शन कैसे और कितनी तेजी से होता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। यूपी पुलिस विकास के साथियों की तलाश में जुटी हुई है, मगर यहां आपको उज्जैन में महाकाल मंदिर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था। मंदिर में लगे 10 सीसीटीवी कैमरों के सामने से विकास दुबे गुजरा था। विकास दुबे जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे लोग उसे नोटिस करें। महाकाल के मंदिर से 10 कैमरों में दर्ज हुई ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। उसकी दहशत अब सिर्फ फाइलों में है। मगर विकास दुबे के मारे जाने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के 10 कैमरों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखने के बाद एक बात तो साफ है कि विकास दुबे जानबूझकर कैमरों के सामने घूम रहा है। उसे जहां जहां सीसीटीवी दिख रहा है वहां वहां वो कैमरे के सामने आ रहा है। आपको इन 10 कैमरों की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। विकास दुबे यहां गेट के भीतर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। आम लोगों की तरह ही जैसे बाकी श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को पहुंचे हैं, विकास भी बिल्कुल वैसे ही पहुंचा। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है। मंदिर में प्रवेश के बाद विकास दुबे यहां से गुजर रहा है। वो गार्ड से पर्ची लेता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पता नहीं क्या सोचकर पीछे घूमता है। गार्ड से कुछ 2 कदम आगे बढ़ता है और अपने बाएं साइड में खड़े गार्ड से भी कुछ पूछता है और फिर आगे बढ़ जाता है। विकास दुबे गेट के भीतर घुसता है। इस हिसाब से वो अंदर की ओर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखती। ये महाकाल मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मगर विकास दुबे कैमरे के सामने से चहलकदमी करते हुए गुजर रहा है। मंदिर परिसर में ही विकास दुबे सुरक्षा गार्डों के करीब घूम रहा है।
ऐसा लगता है वो जानबूझकर सीसीटीवी के सामने से निकल रहा है। ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हों। ये मंदिर के अंदर का अहाता है। अब विकास दुबे कैमरे के सामने से गुजर रहा है। उसकी चाल देखकर यह समझा जा सकता है कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। बगैर किसी चिंता के अहाते में आगे बढ़ता जा रहा है विकास दुबे। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का लेस मात्र भी डर दिखाई नहीं दे रहा। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा ये है विकास दुबे। वो अंदर आता है, महाकाल के भीतरी गेट पर पहुंचता है, महाकाल को प्रणाम करता है और अंदर चला जाता है। ये गेट से अंदर जाने की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे वो महाकाल के सामने सिर झुकाता है और पूजा पाठ करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये मंदिर के बाहरी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। देखिए पूजा पाठ के बाद ये बाहर आ जाता है। यहीं प्रसाद लेने के बाद विकास दुबे ने चिल्लाना शुरू किया था कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। इन 10 सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद यही लग रहा है कि विकास दुबे जानबूझकर कैमरों के सामने घूम रहा था। हो सकता है कि उसे यह लग रहा होगा कि कैमरों में अगर एक बार उसकी तस्वीरें दर्ज हुई और वो सबको बताकर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे को उसके किए की सजा मिली। विकास दुबे की मौत से उसके वो रिश्तेदार खुश हैं जिनकी वजह से रिश्तेदार पुलिस के निशाने पर आए। फरीदाबाद में विकास दुबे अपने जिस रिश्तेदार के यहाँ रुका था, सुनिए विकास के एनकाउंटर के बाद वो क्या कह रही हैं। बहुत अच्छा हुआ, देखो बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा। हम तो बहुत खुश हैं। हमने प्रसाद भी चढ़ाया, साईं बाबा में चद्दर भी चढ़ाएंगे जाके ना, जो इन्होंने हमारी गरीबत में इसने हमारे ये कर दी। ये हमारे घर नहीं आना तो इसको सब जगह पड़ के कहीं भी मरता जाके ना, ये धमकी दे दे के हमारे घर में आया। ये हमारी दशा करके हमारी बहू के होने वाला, बताओ सारे फोन हमारे थाने में रखे हैं, कहाँ से लाएंगे, कौन किससे बात करें बताओ। विकास दुबे ने खुद को बचाने के लिए हर तिकड़म लगाई, रिश्तेदारों को धमकाया, पुलिस को छकाया, खुद का चेहरा महाकाल के दरबार में दर्ज कराया। मगर कहते हैं ना कि अति का अंत निश्चित होता है। विकास दुबे ने भी अपराध की अति कर दी थी। अब ना विकास दुबे है ना उसका खौफ। विकास दुबे के साथियों को तो पुलिस तलाश ही रही है, मगर यूपी में अपराधियों का संपूर्ण सफाया करने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर से कमर कस ली है। एक बार फिर से यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ है। इस कड़ी में सूबे के 33 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है। जिन अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है उनमें जो बड़े नाम है उनमें से एक है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है। दूसरा नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है। तीसरा नाम कुख्यात गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव इस वक्त बरेली की जेल में बंद है। चौथा बड़ा नाम बाहुबली गैंगस्टर ब्रजेश सिंह। ब्रजेश वाराणसी की जेल में बंद है। जबकि पांचवा नाम है त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर की जेल में बंद है। ऐसे 33 मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाई गई है जिन पर पुलिस प्रशासन की नजर है। और अब देखिए पूरे मामले में यूपी सरकार अपने कदम आगे कैसे बढ़ाती है। ये तो खबर हो गई उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हुए अब आज की एक और अहम खबर, एलएसी पर चीन के पीछे हटने का सिलसिला जारी है और अब पैंगोंग सो झील के क्षेत्र से भी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जो चाइनीज सेना इस नीली झील के किनारे कब्जा करने का इरादा लेकर आई थी, उसने बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। इस खूबसूरत झील पर बीते 2 महीने से तनाव है। 5 मई को यहां झड़प हुई थी, जिसके बाद चीन ने यहां अपनी तैनाती बढ़ाई और नई पोजीशंस बना ली। लेकिन आज तक के पास कल की यानी कि 10 जुलाई की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि चीनी सेना पीछे हट रही है। इस नीली झील के किनारे कब्जा करने का इरादा लेकर बैठी चीनी सेना ने तेजी से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। पेंगोंग लेक का यह वही इलाका है जहां 5 मई को चीनी सैनिक आए थे और टकराव शुरू हो गया था।
इस खूबसूरत झील पर पिछले 2 महीने से तनाव था। चीन ने यहाँ अपनी नई पोजीशंस बना ली थी, ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी बंदूकें लगा दी थी, लेकिन भारत का इरादा पक्का था। हमारे सैनिक मोर्चे पर मजबूती से डटे रहे, फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें आज पूरा सच बयां कर रही हैं। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के बाद सबका ध्यान पेंगोंग पर ही था। आज तक ने सबसे पहले आपको गलवान नदी घाटी में भारत और चीन के तनाव कम होने और सेनाओं के पीछे हटने की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी। तब से हमारी नजर पेंगोंग पर थी और अब हम आपको पेंगोंग त्सो क्षेत्र में चीन के पीछे हटने और शांति के मार्ग की तरफ बढ़ने के पहले सबूत दिखा रहे हैं। ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें स्काई सेट सैटेलाइट से 10 जुलाई को ली गई हैं और आज तक ने एक्सपर्ट्स की मदद से इन तस्वीरों का अध्ययन किया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीनी सेना पेंगोंग में धीरे धीरे पीछे हट रही है। चीनी सेना की गाड़ियां, नाव, बड़े टेंट, ये सब झील के किनारे सड़क के लेवल वाले इलाके से पूरी तरह हटा लिए गए हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में छोटे छोटे कैंप हैं जो फिंगर 4 के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में आप इन्हें देख सकते हैं। The bivouacs and some tents are still there on the ridgetop of finger 4. However, 10% of the bivouacs are seen as removed. You can see it in the satellite imageries. They have been marked very clearly. 10% withdrawal even from the ridgetop has taken place. So it is a positive sign that we see. आज तक को पता चला है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की अगली बातचीत में दोनों ही पक्ष इसी इलाके में तनाव और तैनाती कम करने की आगे की प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। सारा फोकस इसी इलाके पर रहने वाला है। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन हिंदुस्तान को अपना विजन जो है किसी प्रकार से लोअर नहीं करना। हमको चाइना को ट्रस्ट नहीं करना और हमको यकीन करना है कि जब तक चाइना के 30,000 जो सिपाही हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा डीइंडक्ट नहीं होती ऑल लॉन्ग LAC, हिंदुस्तान को अलर्ट रहना है। आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि बड़ी संख्या में चीन के स्ट्रक्चर, वाहन और अन्य सामान पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 क्षेत्र से फिंगर 5 क्षेत्र की ओर चले गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेंगोंग झील के किनारे पर जमीन में जो चीन का नक्शा और मैंडरिन भाषा के लिखे शब्द दिखाई दे रहे थे, उन्हें ठग दिया गया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। चीन को भारत ने जो जवाब दिया है वो सख्त है, ताकि चीन किसी गलतफहमी में ना रहे, और सदा हुआ भी ताकि कूटनीति की गुंजाइश बनी रहे। ऐसा लगता है कि LAC पर चीन के खिलाफ भारत की ये नीति अपना असर दिखा रही है। वंदे वंदे। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जमीनी स्तर पर धीमी रफ्तार से परिस्थितियां सुधर रही हैं। भारत शुरू से ये कहता रहा है कि चीनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी और फिंगर 8 तक लौटना होगा। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बातचीत के बाद से। सबसे पहले चीनी सेना गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी थी। इसके बाद उसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A से पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद चीनी सेना गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। सूत्रों की माने तो कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें सेनाओं के पीछे हटने के हालात की समीक्षा होगी। भारत के सामरिक, राजनयिक और आर्थिक दबाव के बाद चीनी सेना लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से पीछे हट गई है। फिलहाल दोनों सेनाओं ने इस इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन में तब्दील किया है, लेकिन भारत की कोशिश है कि चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाए और इस बीच भारत अपने सैन्य दबाव को चीन पर लगातार बनाए रखना चाहता है। चीन भले ही पीछे हट रहा हो, लेकिन उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। चीन को विश्वासघात में महारत हासिल है, इसीलिए भारत को हर पल चौकन्ना रहना होगा। अंकित कुमार, अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त चीन पर लगातार दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है।
ऐसा लगता है कि एलएसी पर भारत का अडिग रहना और कूटनीतिक रूप से चीन पर दबाव डालना काम कर गया है। दबाव की दूसरी वजह भी है, जैसे साउथ चाइना सी में चीन पर दबाव डालने के लिए खुद अमेरिका आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर भी चल रहा है। कोरोना फैलाने का ग्लोबल इल्जाम भी चीन पर है। WHO की टीम बीजिंग में इसकी जांच कर रही है। हांगकांग की आजादी छीनने के मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ हो गए हैं और चारों तरफ से पड़ रहे इस दबाव के बीच ड्रैगन की आक्रामक आग कुछ ठंडी पड़ी है और भारत के प्रति चीन की भाषा अचानक थोड़ी मुलायम हो गई है। China and India should be partners. भारत और चीन को पार्टनर बनना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। दोनों देशों को संघर्ष के बजाय शांति बनाकर रखनी चाहिए। एक दूसरे पर शक करने की बजाय भरोसा रखना होगा। ड्रैगन की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। अब चीन शांति पाठ और प्रवचन देने की मुद्रा में आ गया है। भारत में चीन के राजदूत की इस भाषा का सरल अनुवाद भारत के आम आदमी की भाषा में किया जाए तो यही होगा कि LAC पर बेकार में ही उलझ गए। शायद इसीलिए पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिक अपना सामान बांध रहे हैं। सच पूछिए तो चीन का टाइम अच्छा नहीं चल रहा। इस समय चीन पर बरस रही है दुनिया के गुस्से की आग। LAC पर भारत हर मोर्चे पर चीन की आंख में आंख डाले सामने खड़ा है। चिनूक, अपाचे, लड़ाकू विमान, चीन को जवाब देने का सारा सामान एकदम तैयार है। भारत के सभी चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी हो चुकी है। अपाचे की आखिरी खेप भी पहुंच चुकी है और इनसे LAC पर काम लिया जा रहा है। अपाचे के नाइट ऑपरेशंस चल रहे हैं। ड्रैगन ने जरा सी हरकत की तो निश्चित ही करारा जवाब मिलेगा। चीन अब विवाद सुलझाने और शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। LAC पर पीछे हटने की यही वजह है। ये कहने के लिए तो बातें बड़ी अच्छी हैं, परंतु उनको आपको जमीन पर कार्यान्वित करना होगा और चीन वो उसने कार्यान्वित नहीं किया। जो चीन का अभी तक बर्ताव रहा है वो कहता कुछ है, करता कुछ और। दक्षिण चीन ड्रैगन की आग फिलहाल ठंडी पड़ गई है। हिंदुस्तान की तैयारी भी वहीं पुरजोर तरीके से है ताकि दुश्मन देश को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सके। लेकिन देश के भीतर की राजनीति की बात कर लेते हैं। एक मुख्यमंत्री लगातार अपने दुश्मन नेताओं को जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। बात हम राजस्थान में मची सियासी घमासान की करेंगे, जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। विधायकों को लालच देने के मामले में बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान दर्ज होने हैं और इसी पर बातचीत के लिए खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 2 बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां से सरकार गिराने की कोशिशें जारी हैं। कौन कर रहा है ये सब? मास्टरमाइंड कौन है इसका? ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 MLA थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार किस प्रकार बदली गई, वहां पर टॉपल कर दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। और महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे शपथ ली गई मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया बधाई का। और वापस देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने उन्हें ट्वीट का जवाब दे दिया, मोदी ये तो मुमकिन है। और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है और ट्रेडिंग करो। धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, अपार धन इकट्ठा हो चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी
नोटबंदी के माध्यम से भी, और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अशोक गहलोत एक बहुत चतुर राजनेता हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अपने फिल्म के आप भी एक्टर हैं, आप ही विलन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आप अपने अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, बीजेपी के कंधे पर रखकर आप बंदूक चला रहे हैं। हमारे पूनिया साहब, सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र शेखावत साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोई किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं, और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है और राजस्थान की जनता समझ गई है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ परंपरा कभी रही भी नहीं है कि गुजरात की तरह 7 विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में चले जाएं राज्यसभा चुनाव के पहले, या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर बिक जाएं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं हैं, इनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। अशोक जी, जो कथित टेप सामने आया है उसके जरिए इस तरह की बात निकल रही है कि आपके और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ राजस्थान में ठीक नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हूँ, वो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान है, मेरा बहुत स्नेह उनके प्रति है। और राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस पार्टी मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद चलते रहते हैं, पर हम सब पार्टी के वफादार बने रहे। जिस पार्टी का हाथ का चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, महान नेता का, कांग्रेस की नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के दिए हुए हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद के दिए हुए हैं। उस पार्टी की विरासत को हम लोग संजोए हुए हैं। हम उस पार्टी के नाम से आज यहाँ तक पहुंचे, हमारी पहचान बनी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। उसके साथ में गद्दारी हम कभी कर नहीं सकते। इस रूप में हम चाहते हैं सब मिलकर काम करें, और जो वादे करके आए पिछले चुनाव में, हम राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीत के आए, सरकार बनी है। हम सरकार सुशासन दे जनता को, वादे किए उनको पूरा निभाए, ये हमारा संकल्प है। आपने बड़ी ही साफगोई से मान लिया है कि कम से कम आपके और उप मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद हैं, लेकिन पार्टी आपकी पुरानी है और तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि मतभेद को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपका आज का एक और बयान बहुत महत्वपूर्ण रहा, वो ये कि एक बार जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो बाकी लोगों को शांत हो जाना चाहिए। किसकी ओर इशारा है? मेरा कोई कमेंट ऐसा कभी आया नहीं, मैं नहीं समझ पाया किस रूप में आप कह रहे हैं। मैं तो एक बात मानता हूं कि सरकार जो हाईकमांड फैसला कर दे, उसके बाद में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये मेरा मानना। आज का नहीं है, ये तो पुरानी परंपरा रही कांग्रेस की, कि कांग्रेस का नेतृत्व फैसला करता है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता लोग मिलकर के उस फैसले को स्वीकार करते हैं। उसी रूप में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। साहब, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और मध्य प्रदेश का आपने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सरकार गिराने के पीछे का बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके सीएम से कुछ मतभेद थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को बीजेपी में शामिल करा लिया अपने बाकी तमाम नेताओं के साथ। राजस्थान में अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो उससे निपटने की आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, वो कैसे तोड़ पाएगी आपके नेताओं को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग सब एकजुट रहेंगे, अच्छी सरकार शासन देंगे जनता को, यही हमारा संकल्प है। उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हम लोग। इसलिए बीजेपी कितने मंसूबे पाले, कितनी ऑर्चेडिंग करे, उनके वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उप मुख्यमंत्री की सभी बातों को क्या मानते हैं आप, जो भी सुझाव उनकी ओर से सामने आते हैं? देखिए, सुझाव तो आते रहते मंत्रियों के, विधायकों के,
जिनके भी आते हैं उनको मानना पड़ता है, मानना ही चाहिए। अच्छे शराब कौन नहीं मानना चाहेगा? अगर गुड गवर्नेंस देनी है तो अच्छे शराब मानने चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरी मान्यता है। उनकी कुछ बातों को दरकिनार करने के लिए फिर किस तरह की बातें, क्योंकि अक्सर जब राजस्थान से बड़ी खबर सरकार हिलने की सामने आई है, तब तक सबसे बड़ी वजह प्रमुखता से बताई गई कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपस में मतभेद हैं और उसको दूर कर पाने में मुख्यमंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं। तो क्या फिलहाल आप लोगों के बीच तमाम मतभेदों को दूर करने की जो कवायद थी उसमें आप कामयाब हो गए? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपके दोस्तों की सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं है। मैं तो सबको साथ लेके चल के कामयाब होना चाहता हूं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस दें, जनता की सेवा करें। इस तरह की भी बात सामने आई कि कोई और है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, आपने नाम नहीं लिया, कौन है वो? ये सवाल आप कहां से उठा के ले आए हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला। राजस्थान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे। वो टैलेंट रखता है अपना मुख्यमंत्री बनने में, कोई बन सकता है। हर आदमी चाहता मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, मंत्री बनूं। उसमें बुरा क्या है? ये मैंने कहा है। रह रहकर अशोक जी ऐसी भी आवाजें उठती रहती हैं कि दरअसल युवा चेहरों को कमान दी जानी चाहिए। आज ही बड़ी खबर गुजरात से आई, हार्दिक पटेल जो सिर्फ 26 साल के हैं उनको वहां का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे ही आगे दूसरे राज्यों को लेकर भी बातें उठती हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी इस तरह की आवाजें बरसों पहले उठी थी, अगर हम देखें राजस्थान को लेकर भी और मध्य प्रदेश को लेकर भी। देखिए, नई पीढ़ी को चांस मिलनी चाहिए। हम लोग भी जब आए थे पहली बार एमपी बन के, मेंबर पार्लियामेंट बन के आए थे 80 के अंदर, तब 28 साल के थे। हम केंद्रीय मंत्री बने 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, 3 बार एआईसीसी के महामंत्री बने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 40 साल लगे हम लोगों को, 40 साल लगे हैं। युवा, जब हम लोग युवा थे तभी आज यहाँ तक आए हैं। युवाओं को भी चाहिए पूरी तरह समर्पित होकर के जनता की सेवा करें। आज पार्टी हमारी पावर में नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, तब भी हम लोग लगे रहे, टाइम आने पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए। आज संकट की घड़ी में तमाम युवाओं को चाहिए, उनमें एनर्जी भी होती है। आजकल तो हाईटेक का जमाना है, इंटरनेट, मोबाइल है, हमसे अच्छा काम वो कर सकते हैं। उनको ये जम के काम करें और जनता के बीच में जाएं, ये मौका अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और अपने आप को सिद्ध करें। उनका कैरियर बहुत शानदार बनेगा। मेरी शुभकामनाएं युवा पीढ़ी के साथ रहेगी। मैं कुछ चाहूंगा वो आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल जल्दी से मैं चाहूंगी इसका जवाब। एसओजी ने आपका बयान दर्ज करने के लिए आपसे वक्त मांगा है, कब मुलाकात होगी आपकी? क्योंकि उनकी ओर से 2 बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी भी की है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने। अब उन्होंने कई लोगों को नोटिस दिया, मुझे भी दिया है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके जो फीडबैक मेरे पास आया था मैं उनको शेयर करूं। अभी तो मैं कैसे कह सकता हूं, अभी तो मेरे पास नोटिस आया है, तो मैं जल्दी विचार करूंगा इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मतभेद हैं, लेकिन साथ ही युवाओं की तारीफ भी की और कहा कि ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल एसओजी ने समय मांगा है मुख्यमंत्री से, उनकी बात को सुनने के लिए अब मुख्यमंत्री कब समय देंगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राजस्थान में लगातार उठापटक का दौर जारी है, बीजेपी के अपने तर्क, कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।